नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला पर। दोस्तों, आज हम जो विषय पढ़ने वाले हैं वह है विशेषण। इसमें हम जानेंगे विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इनके भेदों की परिभाषा, उनके प्रकार एवं प्रविशेषण के संबंध में भी हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं विशेषण की परिभाषा से। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अथवा हीनता बताए विशेषण कहलाता है। जैसे कि इस शब्द विशेषण से ही यह स्पष्ट होता है कि यह किसी भी शब्द को विशेष बनाता है, उसके गुणों को दोषों को दर्शाते हुए वह उस शब्द को विशेष बनाता है, अर्थात उसकी विशेषता बताता है, या किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषताओं को, उसकी अच्छाइयों को, बुराइयों को दर्शाता है, और वह संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य के रूप में जाना जाता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा आदमी सभी जगह सम्मान पाता है। इस वाक्य में आदमी संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द है अच्छा। इसमें क्या पता चल रहा है? वो आदमी अच्छा है। तो यहाँ पर अच्छा शब्द विशेषण और आदमी शब्द संज्ञा है। बुरे आदमी को अपमानित होना पड़ता है। यहाँ पर भी आदमी जो है संज्ञा, और इसके बारे में यह वर्णन जो करने वाला शब्द है वह है बुरा, जो कि विशेषण है, और जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है वह है विशेष्य, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है, और जिन शब्द से विशेषता को दर्शाया जाता है वह विशेषण कहलाता है। तो आइए दोस्तों, इसके पश्चात हम जानते हैं विशेषण के भेदों के बारे में। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के कुल मूलतः 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण एवं सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, मोटा, स्वस्थ, पीला, खट्टा, मीठा, नवीन, पुराना इत्यादि। इसमें हम देख सकते हैं सभी प्रकार के शब्द हैं जो उनके गुणों को दर्शा रहे हैं, उनके अवस्था को दर्शा रहे हैं, रंग को दर्शाने वाले। ये सभी प्रकार के शब्द उनके गुणों को ही दर्शाते हैं, या मूलतः गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात हम जानते हैं संख्यावाचक विशेषण के संबंध में। संख्या, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें हम संख्या को दर्शाएंगे। 1, 2, 3, 4, प्रथम, द्वितीय, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्या को बोध कराते हैं, वो संख्या निश्चित हो अथवा अनिश्चित, वह संख्या ही दर्शाती है, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे 2, 3, 4, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चारों, आठों, इस प्रकार के शब्द जो हम प्रयोग में लाते हैं। निश्चित हो गए 1, 2, प्रथम, द्वितीय, इस प्रकार के शब्द जो कि उनकी निश्चितता को दर्शाते हैं कि कितने हैं, और निश्चित रूप से पता चलता है। और जो कुछ या कोई शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं, इन शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत रखा गया है। इसके पश्चात हम जानते हैं दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण के संबंध में। वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा अर्थात परिमाण का बोध कराए, वह परिमाणवाचक विशेषण के संबंध में आता है। इसमें मूलतः दोस्तों ऐसे शब्द आते हैं जो माप तौल को दर्शाते हैं, जिन चीज़ों को हम संख्या में नहीं नाप सकते, संख्या में नहीं गिन सकते, उन्हें हम क्या करते हैं? तौल कर गिनते हैं, माप तौल करते हैं उनका। जैसे चावल को हम 1, 2, 3, 4 चावल तो नहीं गिन सकते हैं, उनकी गणना तो 1, 2, 3, 4 में नहीं की जा सकती। तो उनके लिए एक मापक रखा गया है जिसको किलो कहते हैं। तो उसे हम क्या करते हैं? किलो में मापते हैं। 1 किलो चावल, 2 किलो चावल, ऐसे मापते हैं। कपड़े को मीटर में मापा जाता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं जिनके लिए एक इकाई रखी गई है मापने के लिए, वह सारी चीज़ें परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। इसमें भी निश्चित एवं अनिश्चित होती हैं। जैसे शक्कर को भी हम कैसे मापते हैं? 1 किलो, 2 किलो में। लेकिन अगर हम कहें कि थोड़ा शक्कर हमें दे दो या थोड़ी शक्कर हमें दे दो, तो वह अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों। तो आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को समझने में कुछ परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं दोस्तों, तो मैं इसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। सार्वनाम, इसके पश्चात हम जानते हैं सार्वनामिक विशेषण के संबंध में। जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले आकर उसके क्षेत्र को सीमित कर दे, तब वो सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है।
जैसे कि नाम से हम देख सकते हैं कि ये सर्वनामिक विशेषण, तो पहले हमें सर्वनाम के संबंध में पता होना चाहिए। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम जैसे कि हम जानते हैं संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, यह, वह, इनमें, उनमें। तो यदि आपको सर्वनाम के विषय में और संज्ञा के विषय में पता न हो दोस्तों, तो इसके यह सर्वनाम पर मैंने जो वीडियो बनाया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो आप संज्ञा सर्वनाम के बारे में जान जाएंगे। इसके पश्चात ये समझने में आपको आसानी होगी। तो सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम शब्द ही आते हैं, परंतु यह संज्ञा के पहले आकर उसके क्षेत्र को सीमित कर देते हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आएगा, मुख्यतः हमें यही ध्यान रखना है। जैसे कि हम उदाहरण देख लेते हैं तो यह हमें भली भांति समझ में आ जाएगा। यह गाय बहुत दूध देती है। यहाँ पर यह क्या है? सर्वनाम, एवं गाय शब्द संज्ञा है। यहाँ पर संज्ञा के पहले सर्वनाम आकर इसके क्षेत्र को सीमित कर दे रही है। तो वह किस प्रकार? वह इसमें क्या बोला जा रहा है? यह गाय बहुत दूध देती है, अर्थात यह एक स्पेसिफिक गाय को ही दर्शा रही है। यह गाय बोलने से यहाँ पर सभी गायों को हम नहीं दर्शा रहे हैं, बल्कि एक कोई विशेष गाय है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि यह बहुत दूध देती है। तो इसी कारण यह इसके क्षेत्रों को सीमित कर रही है। मुख्यतः हमें सिर्फ यही बात ध्यान रखनी है कि संज्ञा के पहले सर्वनाम आना चाहिए और वह उसे एक विशेष अर्थ दे रही हो, वह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। वह आदमी बड़ा मेहनती है। यह एक किसी स्पेसिफिक, किसी विशेष व्यक्ति, किसी आदमी को बोला जा रहा है कि वह बड़ा मेहनती है। तो जिससे हम समझ सकते हैं कि यह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ रहा है। इसके पश्चात हम जानते हैं प्रविशेषण या अंतर्विशेषण के संबंध में। प्रविशेषण किसे कहा जाता है? विशेषण एवं क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण या अंतर्विशेषण कहते हैं। अभी तक तो हमने यह जान लिया कि विशेषण किसे कहा जाता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। परंतु जो विशेषण की भी विशेषता बताए वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है प्रविशेषण। जैसे विश्वजीत डरपोक लड़का है, तो यहाँ पर डरपोक शब्द विशेषण आ गया, क्योंकि यह संज्ञा अर्थात विश्वजीत की विशेषता को बता रहा है कि वह डरपोक है। परंतु जब यही वाक्य विश्वजीत बड़ा डरपोक लड़का है यह बन जाता है, तो यहाँ डरपोक जो कि विशेषण है उसकी भी विशेषता बताने वाला शब्द बड़ा जो कि यहाँ पर आया है वह है प्रविशेषण, क्योंकि यह विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। विशेषण की विशेषता या फिर क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले। क्रिया विशेषण आप जानते होंगे दोस्तों, जो कि क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया है पढ़ना, पढ़ने की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। वो कैसे पढ़ रहा है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे शब्द हो गया क्रिया विशेषण। अब धीरे धीरे की भी विशेषता बता रहा है बहुत। सौरभ बहुत धीरे धीरे पढ़ता है। तो ये जो बहुत शब्द आ गया यह हो गया प्रविशेषण। ये है क्रिया विशेषण और ये है क्रिया। इसके पश्चात हम देखते हैं विशेषणों की तुलना। विशेषणों की तुलना में मूलावस्था, उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था देखी जा सकती है। जिस प्रकार इंग्लिश में पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसी प्रकार हिंदी में मूलावस्था, उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था होती है। इसके अंतर्गत विशेषण मूलावस्था में विशेषणों का मूल रूप आता है, इसमें तुलना नहीं होती है। सिंपल हम उनके गुणों या विशेषताओं को बता देते हैं। आशु सुंदर है, तो यहाँ सुंदर शब्द जो है विशेषण है जो कि मूलावस्था को दर्शा रही है। परंतु जब दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में तुलना की जाती है तो वो उत्तरावस्था के अंतर्गत आती है। जब दो व्यक्तियों की वस्तुओं की क्या होती है? तुलना होती है। जैसे कि उदाहरण देख सकते हैं, आशु रानी से सुंदर है। यहाँ सुंदरतर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, परंतु शे या शे भी लगाकर रानी एवं आशु की तुलना की गई है। इसके पश्चात है उत्तमावस्था। यह विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था होती है। जैसे इसमें इस्तेमाल किया गया सुंदर, सुंदरतर एवं सुंदरतम शब्द आता है, परंतु जहाँ पर हम सुंदरतम शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं वहाँ हम सबसे लगाकर उत्तमावस्था को दर्शा सकते हैं। जैसे आशु सबसे सुंदर है या फिर आशु सुंदरतम है। बहुत सारी जगहों पर हम सुंदरतम शब्द अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वहाँ पर सबसे लगाकर उत्तमावस्था को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक विशेषण समाप्त होता है दोस्तों। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को विशेषण अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को समझने में कुछ परेशानी आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी।